नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की जानकारी ली। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ में 2 दिनों का दौरा कार्यक्रम बन रहा है। चर्चा है कि यह आयोजन बस्तर इलाके के किसी स्थान पर हो सकता है, मगर अभी तक जगह तय नहीं हुई है। गांधी के दौरे की तारीख अभी भी फिलहाल तय नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज नर्मदा जिले के केवड़िया में केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में पोषण 2 वत्सल्य और समक्ष योजना का शुभारंभ किया गया। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के छात्रों का बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में हुआ। एनएसयूआई के छात्रों ने आज दोपहर पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर में 1500 से अधिक छात्र शामिल रहे। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से एनएसयूआई लगातार ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रही है। जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर से तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ कॉलेज के छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से शिक्षा दी गई उसी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ प्रदेश भर से पहुँचे हैं और ये देख सकते हैं कड़ी धूप में भी जो छात्र हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग बैठे उनसे ही बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की, यहाँ आप बैठे? देखिए, जिस तरीके से 6 महीने के कोर्स को 1 महीने में कंप्लीट कराकर कुलपति ने तानाशाही रवैया दिखाकर ऑफलाइन परीक्षा का डेट निकाला है। हम रायपुर जिला एनएसयूआई पिछले 1 महीने से सभी छात्रों के साथ इस चीज का विरोध कर रही है, पर कुलपति ने अभी तक अपने डिसीजन वापस नहीं है। इसी कारण आज पूरे प्रदेश से छात्रों को जन सैलाब उमड़ कर उनका विरोध करना है। और कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहें, क्यों आखिर मान नहीं रही है? भैया हमारी मांग बस इतनी थी कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा जिस ऑफलाइन पद्धति के एग्जाम का समय सारणी घोषित किया गया था, हमारे सभी छात्रों और एनएसयूआई की यही मांग थी कि इसे ऑनलाइन किया जाए। लेकिन कुलपति साहब का रवैया इतना ज्यादा अड़ियल है कि उनके सामने छात्रों के भविष्य और सेहत का कोई भी बोल नहीं रह गया। इसलिए पूरे प्रदेश से आप देख सकते हैं 5000 छात्र यहाँ इकट्ठा हुए और रास्ते में सब आ रहे हैं। आज फैसला बदले बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सब परीक्षा तो हम ऑनलाइन करवा के रहेंगे। देख सकते हैं तमाम छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा दी गई है उसी तरीके से यूनिवर्सिटी को परीक्षा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन मोरीलाल साहू के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 41 दिनों से बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलन की 41 दिन के बाद संज्ञान लिया। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षाकर्मी वर्ग के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। अनुकंपा नियुक्ति नियम को शिथिल करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मृत शिक्षकों के परिवार को भरण पोषण में दिक्कतें हो रही हैं। देश की परिसंपत्ति को बेचने मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस देश भर में माहौल तैयार करने जा रही है। विरोध के पहले चरण में कांग्रेस के दिग्गज नेता सभी राज्य में जाकर मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं आगामी 3 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी आज कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दी है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से राष्ट्र की संपदाओं को बेचने का अभियान चलाया हुआ है और देश की संपदा बेच कर पुरखों के द्वारा बनाई गई संपदाओं को बेच कर मोदी सरकार अपने 2 उद्योगपति मित्रों को मदद करने में लगी हुई है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन
रेलवे लाइन, ट्रेन, कुछ भी तो नहीं बचा। इसके खिलाफ कांग्रेस ने जन जागृति के लिए पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा पत्रकार वार्ताएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माकन 3 सितंबर को राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में इस विषय में संवाददाताओं से चर्चा करेंगे, पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के बस्तर दौरे से ठीक पहले मंगलवार से भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर बस्तर में शुरू होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता जगदलपुर में आज से जुटेंगे। हालांकि इस शिविर में कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं, फिलहाल पार्टी ने सूची को गोपनीय रखा है। अनौपचारिक तौर पर जिन नेताओं का नाम सामने आया है उसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, छत्तीसगढ़ प्रभारी D पुंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व CM व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई बड़े नेता बस्तर पहुंचेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरागत रूप से विभिन्न राज्यों में, देश के अंदर में चिंतन शिविर का आयोजन होता है और जिसमें तमाम प्रमुख नेतागण, राष्ट्रीय जो हमारे संगठन के महामंत्री होते हैं, संगठन के जो नेता होते हैं, उनके साथ में बैठकर उस प्रदेश में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार किस दिशा में चल रही है, आम लोगों की किस तरीके के काम है, यदि विपक्ष में है तो विपक्ष सरकार की क्या कमियां हैं, क्यों नहीं वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, और आने वाली जो चुनौतियाँ हैं एक राजनीतिक पार्टी के रूप में और आने वाले चुनावों के संदर्भ में एक विस्तार से तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा होती है, जिसको चिंतन शिविर कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस का मानसिक स्तर इतना नहीं है कि वो चिंतन शिविर को समझ सके। इनकी चिंता और इनका चिंतन केवल गांधी परिवार तक सीमित है, इनकी आस्था गांधी परिवार तक सीमित है। इनकी हर एक चिंता जो होती है गांधी परिवार पे जाके समाप्त होती है। इनकी हर चिंता का निराकरण कहीं होता है तो गांधी परिवार तक होता है। ये अलग बात है कि अब गांधी परिवार ही कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। कांकेर के बडगांव में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी कर दी है। पिछले कई दिनों से आंदोलन करने और ज्ञापन सौंपने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से नाराज होकर उन्होंने ये उग्र कदम उठाया है। इस आंदोलन में लगभग 300 गांव के ग्रामीण एकजुट हैं। गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज के लोगों की पेशा कानून ग्राम सभा में शीघ्र रूप से अमल, ग्राम पंचायत मेंड्रा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने, साथ ही मेंड्रा के आश्रित विद्युत विहीन गांव में बिजली पहुंचाने, बस्तर संभाग को 6वीं अनुसूचित का दर्जा दिए जाने समेत अनेक मांगे शामिल हैं। यहाँ जितने भी समस्या है प्रदेश के आदिवासियों के संबंध में, सिलगेर के जो गोलीबारी हुई उसमें 3 लोगों की हत्या हुई उसके संबंध में, और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को हनन कर रहे हैं उसके संबंध में, ये 9 सूत्री मांग जो है 19 जुलाई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे थे, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। नहीं होने की वजह से पूरा प्रदेश के जितना भी सर्वादिवासी समाज के द्वारा निर्णय लिया गया, हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। हमारे मांग पूरा अगर जितना जो 9 सूत्रे दिए हैं, सिलगर घटना, पेशा कानून, ऐसी तमाम जो यहाँ पर है 5वीं अनुसूची, जितने भी हम जो दिए हैं इस बार, तो पूरा जिला और राज्य और प्रदेश में तय हुआ गया जब तक राज्य सरकार हम लोग मांग का पालन नहीं करेगा तब तक धरना रहेगा। छतकालीन चावल दाल लत्ता कपड़ा पूरा व्यवस्था करके हम लोग आए हैं आर्थिक नाकाबंदी के। ये हमारे सर्व समाज का निर्णय है। VIP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। बात की बात में
याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस ये मुद्दा। दरअसल दुष्यंत कुमार ने जब ये शेर लिखा था तो दिल्ली की संसद में और राज्यसभा में बहस होती थी, पर अब राजनीतिक पार्टियां समझ गई हैं कि जो कुछ मुद्दे दिल्ली में चर्चा करना है उसके अलावा यदि हमको चुनाव जीतना है या हमको इस तरह की कोई नई रणनीति बनाना है तो हमको चिंतन शिविर करना पड़ेगा। और चिंतन शिविर की परंपरा पुरानी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी अपना एक चिंतन शिविर करती है और उसमें कुछ कुछ बातचीत करती है। मुख्य मुद्दा होता है चुनाव कैसे जीता जाए। इन दिनों बस्तर में आज से 3 दिवसीय भाजपा का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। इस चिंतन शिविर में बस्तरिया रंग दिया जा रहा है। इसमें आदिवासी नर्तक दल जैसा हमेशा होता है वो चौक चौराहे पे अपनी प्रस्तुति देंगे। भाजपा और आरएसएस के 55 कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी उनको बुलाया गया है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव जो हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी पुरंदेश्वरी वो वहाँ पहुँची हैं। राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष हैं, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय हैं, पवन साय हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। पिछले चुनाव में भाजपा यहाँ से 12 में से 11 सीट लूज़ की थी, 1 जीती थी, पर जो भीमा मंडावी थे दंतेवाड़ा से जीते थे, हिंसा में मारे गए और वो सीट भी भाजपा से चली गई। आदिवासी क्षेत्र अगर हम छत्तीस की बात करें 29 में से 18 सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई। अगर हम सरगुजा की बात करते हैं तो सरगुजा में 14 में से 13 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 भाजपा के पास है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटें हैं जिनका बाहुल्य है, उसको किस तरह से 2023 के चुनाव में उस पर जीत दर्ज की जाए, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि इस राज्य में किसका राज होगा। तो भाजपा चिंतन शिविर 3 दिन का कर रही है। वो सोच रही कि हम 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं, जैसा कि मीडिया में खबर है। और सबको मालूम है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह भाजपा का चेहरा रहे, मुख्यमंत्री रहे, पर इस बार भाजपा ने ये कार्ड नहीं खोला है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस राज्य में जब भी मुख्यमंत्री की बात होती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी की बात होती है, पिछड़े की बात होती है और SC की बात होती है। तो ये कहीं जो अदर कास्ट है उसकी बात लोग करने से कतराते हैं। भले ही अलग बात है कि जो पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, उनके आदिवासी होने पर भी संदेह था। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह बने जो आदिवासी नहीं थे, और भूपेश बघेल जो इस समय हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य यहाँ पर है। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो 29 सीटें हैं उसमें कैसे पार्टियाँ अपना दबदबा बनाएं, खास करके भाजपा लौटना चाहती। भाजपा ने पिछले चुनाव में ज़बरदस्त शिकस्त खाई है। उसके पास केवल अभी 90 विधानसभा की जो हमारी छत्तीसगढ़ की सीट है उसमें से केवल उसके पास 14 है, और 2 अन्य पार्टियां, भाजपा के पास 2 है और जोगी कांग्रेस के पास 4। 70 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। उसमें से 2 उपचुनाव में जीती, 68 उन्होंने मुख्य चुनाव में जीती थी। तो झगड़ा इस बात का है या कवायद इस बात की या चिंतन इस बात का है कि हम आगे की सीटें कैसे जीते। जो जगदलपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे दरअसल एक प्रकार का चिंतन है। अब कांग्रेस कहती कि ये चिंतन शिविर नहीं है, दरअसल ये चिंता शिविर है। क्यों? क्योंकि भाजपा बुरी तरह हार चुकी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो इस समय मारकाट मची हुई है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, जो जिस तरह से रोज़ बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से हल्ला हो रहा है, तो उनको लगता है कि दरअसल चिंता तो कांग्रेस में है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। 2.5 साल की बात निश्चित रूप से मीडिया में गूंज रही है। इसी बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव जो लगाया है, मोदी सरकार जो लगातार निजीकरण कर रही है और वो जो सरकारी संपत्तियां वो निजी हाथों में सौंप रही है। तो इस समय कांग्रेस आज से लेकर पूरे देश में पत्रकार वार्ताएं कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है कि जो मौद्रीकरण है, जिसको हम एक प्रकार से निजीकरण कहते हैं, उसको लेकर कि वो पूरे देश को बताएं कि मोदी की सरकार जो कहती कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो ये क्या बेच रहे हैं, इनके पास बेचने के लिए ऐसा क्या है। तो एक तरफ कांग्रेस देश के लोगों को बताने जा रही है कि देश की जो भी संपत्ति कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने हासिल की उसको बीजेपी निजीकरण के नाम पे, जिसका नाम उसने मौद्रीकरण दिया है, उसके नाम पर बेच रही है। इसकी पत्रकार वार्ताएं हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा छत्तीसगढ़
कि बस्तर में आकर चिंतन शिविर करी। बस्तर छत्तीसगढ़ का ऐसा क्षेत्र है जहां अबुझमाड़ है, जो अभी तक बूझा नहीं गया है, जहां पे नक्सल समस्या है। तो वो एक क्षेत्र है। दूसरा आदिवासी बड़ा क्षेत्र जहां से टी.एस. सिंहदेव आते हैं। टी.एस. सिंहदेव इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहाँ की 14 में से 13 सीटें अभी कांग्रेस के पास है और बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस अपनी सीटों को बचा के रखे। भाजपा अगले चुनाव में जो 2023-24 का चुनाव है उसमें जीत दर्ज करे, इस बात को लेकर कवायद है। कहीं पे चिंता है तो कहीं चिंतन है, और ये परंपरा पुरानी है। बैठकर अंततः अगर ये चिंता करते किसानों की, ये चिंता करते रोजगार की, ये चिंता करते छत्तीसगढ़ के विकास की, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हाँ, पर राजनीतिक पार्टियां दरअसल एक दूसरे के एजेंडे में क्या कमी रहेगी, क्या पूरा नहीं हुआ। तो भाजपा जो बात करने वाली है कि जो कांग्रेस की सरकार आई थी और उसने जो जन एजेंडा लागू किया था उसमें से कितने इम्प्लीमेंट हुआ। वो शराबबंदी की बात करेगी, वो रोजगार की बात करेगी, वो नक्सल समस्या की बात करेगी, वो बहुत सारे मुद्दों की बात करेगी, और ख़ास करके आदिवासियों की उपेक्षा की बात करेगी। छठी अनुसूची की बात दोनों पार्टियां नहीं करती। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे और रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह से अगले चुनाव में, जो चुनाव है उसमें इस राज्य में अपनी सत्ता काबिज करें। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ने के कारण सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज महापौर एजाज ढेबर, विधायक विकास उपाध्याय समेत निगम अमला मौजूद रहे। वहीं नगर निगम जोन क्रमांक ए में एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया गया। हम आपको बता दें कि नगर निगम के जोन क्रमांक 1 में एक साथ 9 मरीज मिले हैं। 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, वहीं 1 मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। इसको लेकर रायपुर नगर निगम के द्वारा एक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है और जमीन पे उतर कर काम किया जा रहा है। चाहे हम लोग जन जागरण की बात करो, चाहे दवाइयाँ बांटने की बात करो, फॉगिंग की बात करो, चूना ब्लीचिंग की बात करो, रायपुर नगर निगम अपनी तरफ से पूरे तरीके से प्रयासरत है। और विशेष सफाई अभियान वहाँ चलाया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम पहाड़ी चौक में खड़े हैं, यहाँ पर 8-9 मरीज मिले हैं, जिसमें 8-9 ठीक हो गए, 1 बचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर मरीज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर ये विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा चित्रसेन साहू ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की ख्याति फैलने लगी है। हम आपको बता दें कि चित्रसेन के घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा तकरीबन खराब हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाए और इन्हीं पैरों की बदौलत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर विजय पाई है। हम आपको ये भी बता दें कि माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है, जिस पर विजय चित्रसेन ने पाई। इस चढ़ाई के बाद चित्रसेन ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले चित्रसेन साहू ने। इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली माउंट एम्ब्रूस नाम की एक चोटी को फतह किया। उनसे जानते हैं किस तरह का ये उनका पूरा ही जो सफ़र था ये रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके दिमाग में सब बातें आई। एक नॉर्मल आदमी भी ये सब चीज़ करने से पहले 50 बार सोचते, लेकिन आप इस कंडीशन में रहते हुए इतना आगे का सोच कैसे रखते थे? देखिए, इसके पहले हमने सफ़र शुरू में एक स्वतंत्रता का भाव था कि हम जो पहले एक्टिविटी करते हैं वो क्यों हम बाद में नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ट्रैकिंग करने से स्टार्ट किया था। ट्रैकिंग करते करते चीज़ें अच्छी लग रही, फिर उसको माउंटेनियरिंग में हमने तब्दील किया। फिर धीरे धीरे हम माउंटेन्स की हाइट बढ़ाते जा रहे हैं और चढ़ाई करते जा रहे हैं। तो इसके पहले भी मैंने 2 माउंटेन्स क्लाइंब किए, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप माउंट कोजियस को। फिर उसी सफ़र में ये तीसरा माउंटेन था माउंट एल्ब्रूस, जिसका हमने क्लाइंब किया है। ये करीबन 5642 मीटर का माउंटेन है। फीट में देखा जाए 18510 फीट की माउंटेन है। इसमें काफ़ी बर्फीला माउंटेन है। -25 का वेदर था, जिसमें शरीर भी जम सकता है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उस रफ्तार में वो -25 भी -40 जैसे फील होता है। और बर्फ़बारी हो रही तो चलने भी काफ़ी मुश्किल आती है। और कई ऐसे सेक्शंस थे जहाँ पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, और ख़ास करके उस कंडीशन में जब हवा तेज़ रफ्तार चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर उड़ जाएगा। तो इन कंडीशनों में हमने चढ़ाई की और बीच में लेग भी इंजर्ड हुआ था।
तबीयत भी ख़राब हुआ था, पर हमने लोगों के आशीर्वाद से इसे सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। इसका साथ कोई सहायता मिला आपको इससे पूरे ही इस कार्यक्रम में? इस अभियान में एक तो सबका सपोर्ट तो रहा ही, इस पे जो है छत्तीसगढ़ नाचा जो है, छत्तीसगढ़ की जो अमेरिका की एनआरआई संस्था है सीजी नाचा, उसका सहयोग रहा, और ऑक्टेक जो सॉफ्टवेयर है यहाँ की प्राइवेट कंपनी है उनका, और राजेंद्र किशन लाल फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का इसमें सहयोग रहा। और अलग अलग एनजीओ हैं जिसमें हम डिसेबिलिटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे समर संस्थान है, जीवनदीप है, राजेंद्र किशन लाल फाउंडेशन है, इन सब का सहयोग रहा। लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? वही संदेश है कि एक तो जो हमने मिशन इंक्लूजन का संदेश जो वहाँ के लेके गए थे कि समय एक इंक्लूजन का वातावरण बनाना है सबके लिए, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी या विकलांग जन जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए हमें उन्हें दया भाव से नहीं देखना है, उनके लिए भी हम समान वातावरण पैदा करें, समान अवसर जनरेट करें। साथ में हम उन चीज़ों को फॉलो करें क्योंकि कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है, जिसे हम चाहते हैं उसे फॉलो करें तो मुझे लगता है सफलता निश्चित मिलेगी। पर ये थे हमारे साथ बालोद जिले के रहने वाले चित्रसेन साहू, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 5600 मीटर से भी अधिक चोटी है उसको फतेह किया। बता दें कि ये जो है दिव्यांग हैं और पैर जो इनके घुटने के नीचे का हिस्सा पूरी तरह कृत्रिम रूप से लगा हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने 5642 मीटर की जो चोटी है वो फतेह की है और आने वाले समय में और भी ऊँची चोटियों को फतेह करने का हौसला ये रखते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्मा-डी थाना इलाके में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। सृष्टि लॉन के सामने स्थित एक सूने मकान के बाहरी दरवाजे का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए के कीमती जेवरात लेकर अज्ञात चोर फरार हो गया है। जिस मकान में चोरी हुई है वो इरफान रिजवी नाम के व्यक्ति का है। ये बताया जा रहा है कि इरफान अपने भतीजे के ऑपरेशन के लिए बाल गोपाल अस्पताल पूरे परिवार के साथ गया हुआ था। तब उसके वापस आने के बाद मकान के बाहरी दरवाज़ा जब खुला मिला तो अलमारी का दरवाज़ा देखा कि टूटा हुआ है। तब इसमें घटना की जानकारी अपनी अम्मी और पापा को दी। फिर अलमारी चेक करने पर 5 तोले सोने का मंगलसूत्र, 1 तोला 4 नग सोने की अंगूठी, 1.5 तोला सोने की कीमती चेन, 3 लाख रुपए, नकदी 1 लाख रुपए तकरीबन और नकदी गायब थे। पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खम्मा-डी थाने में एक चोरी की घटना हुई है। ये अस्पताल में इलाज के लिए गए थे, जब वहाँ से वापस आए तो इनके घर का ताला वाला टूटा हुआ था और 3 लाख रुपए के लगभग जेवर और 1 लाख रुपए नकदी की चोरी हुई है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। हाँ, इसमें कुछ फुटेज में हमको कुछ दिख रहे हैं, उसके आधार पर हमारी थाने की टीम और साइबर की टीम लगी हुई है, पता तलाश कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के नवनिर्मित कलेक्टेड मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन बीते 20 अगस्त को हुआ था, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि सड़क पर पार कर रहे हैं। अब इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कलेक्टर के पास सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर कार्रवाई शुरू हो गई हैं। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में न रखकर सड़क पर खड़ी कर रहे हैं, जिसके बाद सड़क पर पार्क हुई 8 से 10 गाड़ियों पर हमने चालान की कार्रवाई की है। वहीं हमारी कार्रवाई का असर भी हो रहा है। अब बड़ी संख्या में गाड़ियां मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क हो रही हैं। कलेक्ट्रेट चौक में बने मल्टी लेवल पार्किंग को उद्घाटन हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभी भी जो लोग हैं वहाँ पार्किंग नहीं कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, और बाहर जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क कर रहे हैं, जिसके बाद जो यातायात पुलिस है उसने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और अभी तक 8 से 10 जो गाड़ी है उन पर कार्रवाई हुई है। हमारे साथ सतीश ठाकुर जी हैं, डीएसपी ट्रैफिक, उनसे बातचीत करते हैं। ये 10 दिन हो गया उद्घाटन हुए, लेकिन इसके बावजूद पार्क नहीं कर रहे हैं लोग वहाँ पे। हाँ, अभी जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बना हुआ है और उसमें कई वाहन चालक ऐसे हैं जो सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं और उसमें सड़क जाम की स्थिति निर्मित होती है। तो आज हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और समझाइश भी रहे हैं कि निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़े करें ताकि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। गाड़ियों पर कार्रवाई हुई सर अभी तक? अभी लगभग 8 से 10 वाहन चालकों में हम लोगों ने कार्रवाई भी किए हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि पार्किंग का उपयोग करें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। देखिए, पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, फ्लैक्स लगाया गया है कि नो पार्किंग, और यहाँ पर जो भी वाहन यहाँ पर खड़े अगर होगा तो उस पर पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। महिलाओं को अपने वश में कर ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों राजधानी रायपुर में सक्रिय है। डीडी नगर थाना इलाके के
डगनिया में अनहोनी होने का डर दिखाकर सरस्वती सोनकर नाम की महिला से जेवर की ठगी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। केस दर्ज कर पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। दरअसल पीड़िता सरस्वती सोनकर अपनी भतीजी के साथ मेडिकल से दवा लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते पर 2 युवक मिले और उसे हरिद्वार से आना बताया। फिर दोनों ने महिला से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अपने जीवन में कुछ पाप की हो, इसलिए भगवान नाराज हैं और तुम्हारे दोनों बच्चे कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ठग झांसे में लेते हुए महिला को सम्मोहित कर कान का झुमका और मंगलसूत्र उतरवा लिए। फिर उन्होंने महिला को कहा कि तुम 51 कदम चलो और वापस आकर अपना गहना ले जाना। इतने में जब महिला वापस आकर देखी तो आरोपी वहां से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। इसके अलावा घटना के दौरान कुछ दूरी पर आरोपियों के 2 और साथी खड़े हुए थे। वारदात के बाद पीड़िता महिला काफी डरी हुई है। बातचीत में उसने बताया कि लड़कों ने घर में कुछ गलत होगा कहा तो मैं उनके बातों में आ गई। जेवर मैंने निकाल कर उन्हें दिया, इसकी भी याद मुझे नहीं है। दोनों जन खड़ा करा फिर भविष्यवाणी चालू कर दी कि तोर माता जी बीमार है, ऐसे वैसे ऐसे कह के। तो अब सही बोला था, पूरा भविष्यवाणी सही है बोला था, ऐसे कर। तो मोर तरफ देखिस, फिर मोर तरफ बोलीस कि तोर 3 जन बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की है, और तुम मन अभी घर बनाए शुरू करे 2-3 दिन हुए हैं, ऐसे करके मतलब कुंवारी में ना कुछ एक करे तोर से पाप हो गए है, कुछ गलती हो गई तो कर सजा ला। भी तो घर वाले मन भोगा थी, तो बेटा मन दोनों जन, और अभी घर बना तो मैं कुछ समस्या है, ऐसे करके मोला एकदम डरवा दिस। और मैं जैसे बोला तो वैसे करवे बोलिस। तो का बोलते कपूर मंगईस, फिर कपूर बढ़ गए जो एक जो दूसरा लड़का वो पता पूछिस ना ओकर साथ दोनों जन, फिर दोनों जो पैसा मिला कपूर लेके ला के ना देन ओकर हाथ में। फिर ओकर बाद बोली से कि तोर जेवर देवे तो का कहते उतार के करके बाल बच्चा के सवाल है, ऐसे करके बोली तो मैं उतार के दे दूँ कान के और गला के। फिर बोली 51 कदम जाओ दोनों कोई, तो हम दोनों जन 51 कदम रहेंगे। ओकर बाद पलट के देखें तो नहीं रही। मामले में डीडी नगर थाना और साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद टाटी वन की ओर आरोपी गए हैं, ऐसी संभावना पुलिस जता रही है, क्योंकि जो फुटेज आया है उसके मुताबिक लाशबार आरोपी अनुपम काटन के पास देखे गए हैं। कुल 4 आरोपी थे, ये बाहरी गिरोह के लोग हैं। अभी हमारी थाने की टीम और साइबर सेल की टीम इसमें लगी हुई है और इसमें हम पूरी तन्मयता के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल है अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मामला अभी विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है, कुछ जानकारी मिली है क्या? बाहरी गिरोह? संभवतः ये गिरोह यहाँ का लोकल गिरोह तो नहीं लग रहा है, ये गिरोह बाहर का लग रहा है। अभी जो भी हमारा टेक्निकल एक्सपेक्ट है उस पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे। कुछ और लोग थे क्या उनके साथ? 2 और व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे ऐसा बताया? ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये गिरोह है तो इसमें ये लोग कम से कम 4-5 लोग साथ में आते हैं, तो पूरी संभावना है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। राजधानी रायपुर में इससे पहले भी इसी पैटर्न पर कई वारदातें हो चुकी है। कुछ माह पहले पुरानी बस्ती और खमतराई इलाके में भी ठगों ने महिलाओं को इसी तरह शिकार बनाया था। ठगों का यह गैंग महिलाओं को ही टारगेट बनाता है। अब फिलहाल राजधानी में हुई एक और घटना के बाद पुलिस शहर के इलाकों में और कोई वारदात न हो इसके लिए नजर बनाए हुई है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल कम हुई बारिश, प्रदेश के 12 जिले में सूखे के आसार हैं। प्रदेश में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है, जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कहीं न कहीं चुनौती बन गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि यदि बारिश कम होने पर प्रदेश के किसानों की फसल खराब होती है तो प्रति एकड़ 9,000 की दर से उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।